तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे भारतीय कानूनी व्यवस्था ने सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए एक खास फास्ट ट्रैक रास्ता तैयार किया। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब सरकार खुद ही देश की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता बन जाए। जाहिर है, कर्मचारी भी लाखों में होंगे और कल्याणकारी राज्य जैसे जैसे बढ़ा, हमारी आम अदालतों पर सर्विस से जुड़े मुकदमों का ऐसा सैलाब आया कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मतलब एक बिल्कुल ही नए और अलग न्यायतंत्र की जरूरत आन पड़ी थी। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इस रोड मैप के जरिए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे अदालतों पर बढ़ते बोझ से, फिर देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद प्रशासनिक अधिकरणों की एंट्री, उनका काम करने का तरीका, सुप्रीम कोर्ट का वो अहम दखल, और आखिर में बात करेंगे कि कैसे इन सबके बीच एक फाइनल बैलेंस बनाया गया। चलिए सबसे पहले इस समस्या की जड़ पर चलते हैं, यानी अदालतों पर पड़ने वाला वो भारी बोझ और ओवरलोडेड सिस्टम। असल में हो ये रहा था कि हमारा पारंपरिक कोर्ट सिस्टम मामलों के भारी ट्रैफिक जैम में फंस चुका था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा था और उसके साथ ही सर्विस से जुड़े विवाद भी। ऐसे में एक सख्त जरूरत महसूस हुई, एक ऐसे खास और लचीले फास्ट ट्रैक रास्ते की जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, उन्हें बिना देरी के और उनके सर्विस रूल्स को समझते हुए फटाफट न्याय मिल सके। क्योंकि सच कहें तो आम अदालतों के पास उस वक्त इस तरह की स्पीड और विशेषज्ञता दोनों की ही कमी थी। तो सवाल ये था कि हमारा संविधान इस नई जरूरत के हिसाब से खुद को कैसे ढालता। यही एंट्री होती है 42वें संविधान संशोधन की, जिसने इस नए सिस्टम की मजबूत नींव रखी। साल था 1976। ये साल अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि इसी साल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 14A, और इसी ने अदालतों का प्रेशर कम करने के लिए एक बिल्कुल सटीक ग्राउंडवर्क तैयार कर दिया। यहाँ पर यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे संविधान ने दो अलग अलग रास्ते तैयार किए। एक तरफ था अनुच्छेद 323A, जिसका पूरा फोकस सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स यानी सरकारी कर्मचारियों और उनकी सेवा शर्तों पर था। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 323B ने टैक्स, लेबल विवाद या भूमि सुधार जैसे अन्य खास मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का रास्ता साफ किया। एकदम क्लियर कट बंटवारा। अब आते हैं इस बात पर कि संसद में असल में इस नई संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया। यहां शुरुआत होती है प्रशासनिक अधिकरणों की 1985 के अधिनियम के जरिए। अनुच्छेद 323A से मिली इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1985 का प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम वजूद में आया। इसी कानून ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम कैट भी कहते हैं, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया एक नया और एकदम डेडिकेटेड मंच था। अब जब हम कहते हैं कि कैट किन मामलों को देखता है, तो इसके लिए एक मैजिक वर्ड है, सर्विस मैटर्स, यानी सेवा मामले। इसके दायरे में लगभग सब कुछ आ जाता है। नौकरी पर रखे जाने से लेकर सैलरी, प्रमोशन, सीनियरिटी, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, छुट्टी का मसला हो या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, ये सब इसी के अंडर आते हैं। मतलब एम्प्लॉय की पूरी सर्विस लाइफ का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि कुछ लोगों को इस फास्ट ट्रैक रास्ते से बाहर भी रखा गया है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के कुछ खास सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टाफ और कुछ विधायी सचिवालय के कर्मचारी। वजह बहुत सीधी सी है, इनकी संवैधानिक भूमिकाएं इतनी संवेदनशील होती हैं कि उन्हें इस जनरल ट्रिब्यूनल सिस्टम से अलग रखना ही बेहतर समझा गया। तो चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये अधिकरण असल में काम कैसे करते हैं, इनकी कार्यप्रणाली में कितना लचीलापन है और कितनी विशेषज्ञता। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रिब्यूनल आम अदालतों के उन पुराने सख्त नियमों में नहीं उलझते। इसके बजाय यहाँ की बेंच में आपको जज के साथ साथ अनुभवी प्रशासक भी देखने को मिलेंगे, यानी लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन। और ये सिविल प्रोसीजर के भारी भरकम नियमों की जगह नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। फिर भी इनके पास समन भेजने, सबूत इकट्ठा करने और अपने ही फैसलों की समीक्षा करने की पूरी पावर होती है। खैर, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। समय के साथ इस सिस्टम में कुछ स्पीड बम्प्स यानी रुकावटें भी आई हैं, जैसे खाली पड़े पद, नियुक्तियों में होने वाली देरी और बुनियादी ढांचे की कमी।
इसके अलावा अक्सर ये सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या इन पर कार्यपालिका का कोई दबाव है? क्या ये संस्थाएं सच में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इस बेहतरीन प्रणाली को पूरी तरह से परफेक्ट होने से रोकती हैं। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच हमारे इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का दखल, जिसे हम संवैधानिक चरमोत्कर्ष भी कह सकते हैं। अगर हम इस पूरे सफर की टाइमलाइन देखें तो कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। पहले 1987 के एसपी संपत कुमार मामले में कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को एक प्रभावी और स्वतंत्र विकल्प मानकर हरी झंडी दे दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक 10 साल बाद 1997 में एल चंद्र कुमार मामले में एक ऐसा फैसला आया जिसने मानो पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1997 के इस ऐतिहासिक एल चंद्र कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, वो हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब इसे किसी भी कानून को पास करके छीना या खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि अधिकरण भले ही मामलों को सुनने वाले पहले मंच के रूप में काम करें, लेकिन वो हमारी संवैधानिक अदालतों की जगह कभी नहीं ले सकते। ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर बनी रहेगी और उन फैसलों को वहां चुनौती दी जा सकती है। तो फाइनली ये पूरा मामला कहां आकर ठहरता है? आइए देखते हैं कि एक विवाद के सुलझने का अंतिम रास्ता कैसे एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। आज के समय में न्याय मिलने का फ्लो कुछ इस तरह दिखता है। कोई सर्विस विवाद होता है तो वो सबसे पहले विशेषीकृत कैट के पास जाता है, जहां उसे तेजी और समझ के साथ सुना जाता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट के दरवाजे संवैधानिक समीक्षा के लिए हमेशा खुले हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता भी मौजूद है। ये ट्रिब्यूनल की स्पीड और अदालतों के संवैधानिक संरक्षण का एक बेहतरीन और सदा हुआ कॉम्बिनेशन है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये सिस्टम नए संशोधनों और कोर्ट के फैसलों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या कभी वो दिन आएगा जब एक ट्रिब्यूनल की प्रशासनिक तेजी और अदालतों की सर्वोच्च निगरानी के बीच एक 100% परफेक्ट संतुलन बन पाएगा? न्याय के इस लगातार बदलते सफर में आगे क्या होता है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।